वेलकम टू सॉलिडागो यूपीएससी। आज हम लोग 20 मई 2020 का करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल दिया है और यह बहुत ही फास्ट मेथड है। इसमें आपको 15 डेज के अंदर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। इन केस अगर ऑफिसर आपको 15 डेज के अंदर नहीं दे पाता है, ऑफिसर्स को फाइन पे करना पड़ सकता है अप टू 50,000 रुपीज। और ये फाइन सर ऑफिसर के सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज आपको मल्टीपल प्लेसेस पे आप देखने को मिलेगा, जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। इनफैक्ट आपका कोई भी अपॉइंटमेंट जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा, उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इवन जो नॉन लोकल है वो लोग भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में करेंटली रिसाइड नहीं कर रहे। कश्मीरी माइग्रेंट जो कि बाहर रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई सा भी अगर डॉक्यूमेंट है, जैसे उनके पास अगर परमानेंट रेसिडेंस पास है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है या अदर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए। जो बोनाफाइड माइग्रेंट है, जिन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था किसी कारणवश, जैसा हम जानते हैं 1991 में कश्मीरी एक्सोडस हुआ था, जब कश्मीरी पंडित्स को अपना घर छोड़ करके बिकॉज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीज्म उन्हें अपना घर छोड़ करके बाहर आना पड़ा था। तो वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका नाम इलेक्टोरल रोल ऑफ 1988 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिनानंगा एंडमानिसिस के बारे में है। ये बेसिकली ये एक ट्री है। पाल्म ट्री का एक वैरायटी होता है ये ट्री। और ये केवल साउथ अंडमान आइलैंड पे ही ये नेटिव ट्री है और कहीं मिलता नहीं था। फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया गया है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला का कैपिटल है। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ, इसको अलाइव रखने का और सक्सेसफुल हुआ ये प्रयास। हम लोग इसके बारे में, इस ट्री के बारे में और जानकारी जानते हैं। ये ट्री का नाम आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट है पिनानंगा एंड सेकंड पार्ट है अंडमानिसिस। सो दिस फर्स्ट पार्ट, इसमें पिनानंगा जो है वो पिनांग से आता है। यह एक मलेशिया का स्टेट है जो कि बहुत ही फेमस है और अंडमान निकोबार से इसकी दूरी भी बहुत कम है। और सेकंड पार्ट अंडमानिस, ऑब्वियसली आपने समझा होगा, ये अंडमान आइलैंड्स क्योंकि ये वहाँ का एंडेमिक है, तो अंडमानिसिस वहाँ से नाम लिया गया है। यह आईयूसीएन लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। इसके केवल 600 स्पीसीज अवेलेबल है और ये सारे स्पीसीज जो है साउथ अंडमान माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ही मिलेंगे। यह एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का छोटा सा पार्ट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट का पॉकेट्स कहाँ कहाँ है, उसमें से एक एग्जाम्पल होगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। इसे फर्स्ट टाइम 1934 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसका अक्रेंस इतना कम है, ये केवल एक ही बार दिखा और माना गया कि यह एक्सटिंक्ट हो गया टिल 1992। 1992 के बाद इसको दोबारा ढूंढा गया और इसके बारे में और स्टडी किया गया। टिल नाउ हम लोग को बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं आइडिया है, बट नॉर्मली ये एस्थेटिक लुक के लिए यूज किया जाता है, घर में सजाने के लिए यूज कर सकते हैं, पार्क सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। और यह ट्री बहुत प्रोन है नेचुरल कैलमिटीज के, क्योंकि लंबा होता है और उसके नंबर्स भी कम है। तो साइक्लोन, अर्थक्वेक या एलिफेंट रैम्पेजिंग, किसी भी प्रॉब्लम से इस ट्री को बहुत हार्म पहुंचता है। अब हम लोग माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार में। सबसे ग्रेटेस्ट पीक है वो है सैडल पीक, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान में है। और उसके बाद माउंट पिलियर पे जो कि ग्रेट निकोबार में है। इस मैप में आप केवल अंडमान आइलैंड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड पिग्स, सॉल्ट क्रोकोडाइल्स, बटरफ्लाइज एंड पाम ट्रीज, ये यहाँ का नेटिव स्पीसीज है, जिसको आप इस नेशनल पार्क में देख सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के जितने भी अंडमान निकोबार पे जितने भी सिचुएटेड नेशनल पार्क है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, मिशन सागर। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेवल शिप केसरी अभी भेजा गया है विथ फूड आइटम्स एंड कोविड रिलेटेड मेडिसिन। जो भी इंडियन ओशियानिक रीजन में जो भी कंट्रीज है, मालदीव्स हो गए, मॉरिशस, सिचिलीज, मेडागास्कर एंड कमरस, ये सारे कंट्रीज में फूड आइटम्स और मेडिसिन पहुंचाने के लिए 380 मिलियन
ऑफ लगेज के साथ हमने अपना नेवल शिप भेजा है। और प्रधानमंत्री ने इसे मिशन सागर का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यह सागर कंट्रीज पे रिलेटेड है। सो सागर कंट्रीज के बारे में हम लोग जानते हैं। जो भी कंट्रीज जो कि इंडियन ओशियानिक रीजन में लाई करते हैं और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, वो सारे सागर में आते हैं। और इसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि सागर कंट्रीज में जितना हो सके इंडिया का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़े नेबर्स के साथ, और उन्हें नेवल फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराया जाए। मैप में हम लोग देखेंगे इस चीज को। ये आप देख रहे हैं इंडियन ओशियंस का रीजन, और आप यहाँ पे कंट्रीज का पोजीशन देख सकते हैं। ये रहा मॉरिशस, दिस इज मेडागास्कर, सिचिलीज, कॉमोरोस, मालदीव्स। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि ये सारे पार्ट जो है वो इंडियन ओशियंस के रीजन में है, और अर्लियर इंडिया का यहाँ पे बहुत ज्यादा हेजिमनी था और इंडिया का काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ये पोजीशन था। रिसेंट में देखा गया है कि चाइना का बहुत ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है इंडियन ओशियंस में, जिसके कारण से इंडिया बहुत वेरी है चाइना से, और इंडिया ट्राई कर रहा है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है स्पेशली इंडियन ओशियानिक रीजन में, उनसे कॉर्डियल रिलेशन बना के रखी जाए और उनको मैरीटाइम बिल्डिंग में हेल्प किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल हैंको के बारे में है। हैंको आपने एक ऐसा स्टाम्प जैसा देखा होगा, ये जापान में यूज किया जाता है एज अ सिग्नेचर, एज अ सील, और बहुत कॉमन यूज है इसका जापान में। इनफैक्ट नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट नहीं बना जाता अगर यह सील उस पर नहीं लगा हुआ हो, और ये लास्ट 2000 ईयर्स से यूज में हो रहा है, तो कल्चरली बहुत जुड़ा हुआ है। अभी न्यूज में ये है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक्चुअली कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको सील डालना पड़ता है। एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ कोविड, एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम, बट बिकॉज ऑफ दिस सील आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको मैनुअली जा करके सारी जगह सील करना पड़ेगा। आप डिजिटल सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट पे जस्ट साइन से काम नहीं कर सकते, आपको ये सील हर जगह डालना पड़ेगा। इसी कारण से लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, स्पेशली फ्रॉम देयर होम टू ऑफिस एवरी नाउ एंड देन, और इसके कारण से बहुत प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये नॉर्मली वुड या प्लास्टिक का बनता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर्स ग्रुप्स के बारे में। कंटेक्स्ट देखते हैं। तो हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमरात, जो कि एक डीआरडीओ का लैब है, इसने अभी एक अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज करने वाला कॉन्टैक्ट लेंस कैबिनेट बनाया है। और आप इस कैबिनेट में कोई भी चीज, जैसे आप बाहर जाते हैं तो आप मोबाइल फोन्स, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट्स, पासबुक, एनवेलप, इनमें से किसी भी चीज को सैनिटाइज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आप बाहर जाते हुएगा, आप आने के बाद हाथ आप चेंज करते, कपड़े चेंज करते, बट हमारा मोबाइल हम यूज नहीं, सैनिटाइज नहीं कर सकते, हमारा वॉलेट हम सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप इस छोटे से कैबिनेट का यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें सैनिटाइज करने के लिए। या 360 डिग्री यूवी रेस का एक्सपोजर देगा, जिसके कारण से कोई भी कोरोना वायरस या अदर वायरस के अगर कोई भी पार्टिकल्स है उस पर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक और, अभी कुछ ही दिनों पहले आरसीआई के द्वारा एक और डिवाइस इजाद किया गया था, जिसको नाम बोलते हैं नोट्स क्लीन। ये बेसिकली बैंक एम्प्लॉयज के लिए था, जहाँ पे आप करेंसी नोट्स को इजिली सैनिटाइज कर सकते हैं। हमारा कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था एक्सेलरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना किया है, और इसमें से $750 मिलियन हमारा फर्स्ट फेज में यूज होगा 2020 में, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यूज करेंगे, एंड रिमेनिंग $250 मिलियन हम 2021 में यूज करेंगे, जिसको कि हम लोग इन कैश बेनिफिट या एडिशनल कैश के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे, जो लोग अफेक्टेड है इस चीज से। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। कल हमने वर्ल्ड बैंक के 2 सब्सिडरी के बारे में पढ़ा था। इसमें से एक था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करता है। इसका स्टार्टिंग हुआ था यूरोप में, जो भी तबाही हुई थी, जो डैमेज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के कारण से, उसको रिकवर करने के लिए। हमारा अगला विंग का आईडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट
इसको स्टार्ट किया गया था पुअरर ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो लोग अपना कैपिटल ग्रोथ कर सके। इसके अलावा 3 अदर विंग्स भी है। पहला विंग है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेकंड विंग है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपके यहाँ आके इन्वेस्ट किया, तो एक गारंटी बना रहे इन्वेस्टमेंट सेफ है, उसके लिए ये एजेंसी है। और थर्ड है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर आप कभी भी किसी कारण से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिस्प्यूट अराइज होता है विद इन कंट्रीज, विद इन एमएनसीज, तो ये डिपार्टमेंट उसका सुनवाई करेगा और फैसला देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एजुकेशन सेक्टर से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। हम नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ये लॉन्च करता है, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये लॉन्च किया है। एक्चुअली पहले सरकार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट थे सरकार के। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ट्राई करिए ये सारे एफर्ट्स को यूनिफाई करके पीएम ई विद्या के अंतर्गत लाने का। तो बेसिकली पीएम ई विद्या आपका डिजिटल ऑनलाइन या ऑन एयर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसमें मल्टीपल गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। जैसे एक पहला प्लान है दीक्षा, जिसमें हम लोग ई लर्निंग पे फोकस करते हैं स्पेशली स्कूल एजुकेशन में, और वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका लोगो है। So this will be a part of your e-content as of now. Second is TV. As of now, we only have one channel जो कि डेडिकेटेड है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। गवर्नमेंट ट्राई करिए कि देयर शुड बी 12 चैनल्स सो दैट ईच क्लास विल गेट वन चैनल पर ग्रेड, और इसके कारण से बच्चों को भी बहुत सुविधा होगी ताकि अपने एजुकेशनल मटेरियल्स आप देख सकते हो इस चैनल पे कभी भी जा करके, एंड देयर विल बी कंटिन्यूअस डिस्कशन गोइंग ऑन रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। के अलावा स्वयं ऑनलाइन कोर्स है जो कि स्कूल या हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हमारा आईआईटी जेई और एनईटी प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक आईआईटी पाल एप्लीकेशन है, जो कि आपको प्रिपरेशंस में हेल्प करता है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। उसके अलावा डेजी के अंतर्गत डिफरेंशियली एबल्ड जो लोग हैं, किसी कारण से जो जिन्हें समझने में दिक्कत होती है या डिफरेंशियली एबल्ड है वो लोग, उनके लिए डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। जो लोग मुक्त बधिर है उनके लिए साइन लैंग्वेज ऑफ एनआईओएस वेबसाइट या यूट्यूब पे अवेलेबल है, या जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट में ऐड किया वो है मनोदर्पण, जहाँ पे ये मन मीन्स योर साइकोलॉजी एंड दर्पण मीन्स मिरर। सो दिस इज फॉर द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड देयर फैमिलीज, so that they will be interacted by counselors to help them improve their mental health. Okay? और इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है ई लर्निंग को एक्सपेंड करने का। इसके अंतर्गत उन्होंने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने का निर्देश दिया है, और इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट थे, जो अदर यूनिवर्सिटीज थे, उनको भी ऑनलाइन कोर्सेज 20% से 40% इंक्रीज करना है। इसके अलावा नेशनल सर्कुलम एंड पेडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, जो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो तैयारी करते हैं उन्हें ग्लोबल बेंचमार्क तक लेके आएंगे, ताकि उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सके। वो लोग ऑनलाइन मटेरियल यूज करने में कंफर्टेबल होने चाहिए, और अदर रिसोर्सेज विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड वो लोग कंफर्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह बहुत ही सिंपल मिशन है, जहाँ पे एज 3 से 11 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये इंश्योर किया जाता है कि उन्हें फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए उनके पास। बेसिकली उन्हें पढ़ना लिखना, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, लेटर्स पता होने चाहिए, ABCD क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ये सब उन्हें बेसिक पता होनी चाहिए। नियरली 4 करोड़ चिल्ड्रन है जिन्हें इससे जो इस मिशन के अंतर्गत आएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लीसा से रिलेटेड, लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हम लोग पहले जानेंगे ये होता क्या है। आप नॉर्मली देखते होंगे बहुत बार बच्चों, छोटे बच्चे जो है वो उनका प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। सो प्री मैच्योर बर्थ में बिना 9 मंथ कंप्लीट हुए उनको डिलीवरी करना पड़ता है। क्योंकि 9 मंथ उनका कंप्लीट नहीं किया हुआ रहता, तो उनका बहुत सारा ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स कंप्लीटली डेवलप नहीं रहता है, और इस कारण से इन सर्जरी करके उनको लंग्स को एयर
पहुंचाना पड़ता है, उनके ब्लड स्ट्रीम में एयर डालना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके और उनका लंग्स धीरे-धीरे डेवलप हो। बट ये बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है क्योंकि आप एक छोटे से नवजात शिशु पे आप ऑपरेशन करते हैं, स्पेशली उसके लंग्स पे छेड़छाड़ होती है, जिसके कारण से इन फ्यूचर उसको बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिला, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज या लंग्स डिजीज कॉमन हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए एक लेस इन्वेसिव सर्फटैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है जयपुर के एक हॉस्पिटल के द्वारा, जेके लॉन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और इसका यूज किया जाएगा कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन का अच्छा फ्लो रहे और कोई सा भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो बच्चे को। एज ऑफ नाउ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो उन बच्चों पे किया गया जिनका बर्थ वेट 1.5 केजी से कम है, और इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। ये आर्टिकल हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य वायु। तो CSIR का एक लैब है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बैंगलोर में। इसने स्वास्थ्य वायु को डेवलप किया है। यह एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है। अच्छा, आपने भी ये इन्वेजिव पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा है ना, लेस इन्वेजिव, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ये इन्वेजिव क्या होता है? मेडिकल टर्म में अगर हम लोग कभी बिना ऑपरेशन के हम कोई काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। अगर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसे इन्वेजिव बोलेंगे हम लोग। तो स्वस्थ वायु का डेवलपमेंट किया है NAL ने, और ये वेंटिलेटर जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, और इसे 3D प्रिंटेड मॉडल से डेवलप किया गया है। यह आपका एयर फिल्टर करते रहेगा और बहुत ही पोर्टेबल है ये। इसे मात्र 36 दिनों में बनाया गया था। अब हम लोग CSIR के बारे में जान लेंगे, आखिर CSIR है क्या। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1942 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मोर देन 3000 पेटेंट्स इसके नाम पे है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करता है, बट ये ऑटोनोमस बॉडी है। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, पिरानंगा एडमानिस इन साउथ लक्षद्वीप माउंट हैरियट नेशनल पार्क, क्या ये सही है? फॉल्स। ये कहाँ पे है? साउथ अंडमान में है, और नेशनल पार्क का नाम है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। Second, Hanko is a personal stamp in Japan that is equivalent to signature in other countries, as and is an essential part in several transactions. True. Social Protection Response Program supports India's effort at providing social assistance to the poor and vulnerable household, implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. False. It is implemented by Ministry of Finance. कल हम लोगों ने पढ़ा था The Manodarpan initiative is related to providing content in sign language. False. Manodarpan is for psychological well-being. उसके अलावा देखेंगे less invasive serpentine administration is a recent medical technique in which of the following. पहला, infant who are showing evidence of increasing respiratory distress. Second, COVID-19 patient. Third, pregnant woman. Fourth, young diabetic patient. किसमें है? 1. Second question, with regard to initiative recently announced by Union Finance Minister, consider the following statement. Which of them are correct? Manodarpan initiative will provide psychological support to students, teachers, and families. Second, National Foundation Literacy and Numeracy will benefit students in the age group of 3 to 11. So both are correct, 1 and 2. आज की डिस्कशन में इतना ही. Thank you very much for the discussion.